आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक धरना भी ख़त्म हो गया, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वज़ीर आज़म ने क्वेटा का दौरा भी कर लिया, आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक बिजली जाके कमोबेश आ भी गई। तो इसका क्रेडिट आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देंगे या इसका क्रेडिट भी आप अपोजिशन को ही देंगे ज़ुबैर साहब? मेरा ख्याल है ये तो वो जब जाहिर सी बात है एक इस किस्म का माहौल क्रिएट हो गया था, इसमें को ऑपोजिशन का हम कोई क्रेडिट लेना भी नहीं चाहते हैं। वजीर आजम का जो काम था वो नहीं कर सके और ये इतना डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि एक वजीर आजम ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि अगर इसी को फॉलो किया जाएगा और जिस तरह वो कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स के हर दफा तो नहीं वो जा सकते। एक होता है एक ट्रेजिडी होती है पाकिस्तान में, एक ट्रेजिडी ऐसी है जो कि कंटिन्यूस एक कम्युनिटी के खिलाफ होती चली आ रही है बहुत अरसे से, और ये ब्रूटल ट्रेजिडी इवन बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स इसकी मिसाल कम मिलती है। और फिर उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन बहुत से लोग कहते हैं, मेरे अपने घर वाले भी ये कि भाई वो दफना देते, बात खत्म हो जाती, दफना देते, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाना था, वरना मैं और आप आज डिस्कस भी ना कर रहे होते अगर वो पहले दिन दफना देते और एक प्रेस स्टेटमेंट दे देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सब पूरा पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है कि ये कितनी बड़ी ट्रेजिडी के साथ कितना जुल्म और ज्यादती होती जा रही है पिछले कितने अरसे से, और इसका सदेबाब होने की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ये रीच आउट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हजरत उमर ये करते कि अगर कोई ट्रेजिडी होती वो कहते पहले आप दफनाए फिर मैं आऊंगा? अगर वो ये कहते कि जी कहने की क्या जरूरत है, आपको तो खुद जाना चाहिए। और फिर आपने खुद कहा वह इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आप देते थे। तो आज जब आपके पास और इतना या तो डर और सिचुएशन इतनी खराब है कि जी आपको एक पाकिस्तान एक माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है न्यूक्लियर स्टेट है जिसका बटन उनके पास मौजूद है, पूरी इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी फौज है, जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फेडरल हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत है, सब आपके मातहत है, और आप वहां जाते हुए डर रहे हैं या आपको सिक्योरिटी के जो भी वजह है। और ये एक तसलसल है, जिस तरह मरियम नवाज ने कहा था, उसने एक तो जिक्र नहीं किया था, नईमुल हक उनके 40 साल के पुराने दोस्त, वो पहले मेंबर थे जो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन किया, कराची में उनकी वफात हुई थी, वो कैंसर से वजीर आज़म, और फिर बाद में भी नहीं आए। उनकी फैमिली को प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में बुलाया कंडोलेंसेस के लिए। ये मतलब ये कोई नॉर्मल है? अगर कोई और करे, ये कोई और शख्स करे, हमारी फैमिली वाला कोई करे, पॉलिटिक्स को छोड़ दे, तो हम क्या करेंगे? वो शख्स के बारे में क्या कहेंगे? एरोगेंस ऑफ द लेवल के एक इतना लो पॉइंट पाकिस्तान की तारीख में आ जाएगा। जुबैर साहब, जिस तरह आपने कहा कि उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे, तो फिर यह सवाल तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछा जा सकता है कि आप अपनी अहलिया की तदफीन के मौके पर क्यों नहीं थे, या अपनी वालदा की तदफीन के मौके पर क्यों नहीं थे। तो ये तमाम सवालात हैं जो आपसे भी बनते हैं। और जब आपने मरियम नवाज शरीफ साहब की बात की है तो उस पर यह सवाल भी बनता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त कहाँ थी जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था? उस वक्त कहाँ थी जब सानिया मॉडल टाउन के लवाकिन यानी खवातीन के चेहरों के ऊपर डायरेक्ट ब्रस्ट मारे गए थे? उस वक्त वो क्यों नहीं उनके पास गई और उनसे जाकर हमदर्दी की कोशिश की? अब तो फिर बात फिर पॉलिटिक्स की हो गई ना, यानी पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स करनी है, अदरवाइज अपने घर पर बैठना है। इसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक तो पहली बात है, तोपों का रुख खुद ही रखें जहां होना चाहिए। क्यों आप डाइल्यूट करने के लिए नहीं, वो 2012 में क्या हुआ था और 2010 में बिल्कुल सही सवाल बनते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने तोपों के रुख मोड़ दिए तो इसका मतलब यह है कि हम वजीर आजम से कोई ना एक्सपेक्ट करें। पहली बात तो ये तय हो गई कि वजीर आजम का केयरलेस एटीट्यूड है। हम वजीर आजम ने हाथ खड़े करके कहा था कि मैं पाकिस्तान की कौम का दर्द संभालूंगा, मैं पाकिस्तान की मईशत को इम्प्रूव करूंगा, मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करूंगा। पहले तो उन्होंने शिकस्त मान ली है और फिर कर रहे हैं मुवाजना। जब कोई आपका बच्चा फेल होके आता है तो आप ये कहते हैं कि जी हाँ चले जी, वो दूसरा बच्चा भी फेल हुआ था तो ये भी फेल हो गया, या उसकी पिटाई करते हैं या उससे सवाल पूछते हैं। पहली बात है, जो फेल होता है उससे सवाल पूछा जाता है। आज के वक्त की मुनासबत से वजीर आजम इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज आंसरेबल। इसको डाइल्यूट करना कि जी 2014 में मरियम नवाज क्यों नहीं गई थी उस वक्त मॉडल टाउन के थाने में,
मरियम नवाज उस वक्त एक तो सियासत में थी ही नहीं। अच्छा। तो शी वाज जस्ट लाइक एनी अदर, जो रीच आउट करेगा वो कैसे फोन करके करेगा, प्राइवेट में जाके करेगा, आपको क्या पता वो गई ना पिक्चर्स खींचेगी या ना कुछ होगा। क्वेश्चन ये हो रहा है आज वजीर आजम, ये आप ये कह रहे हैं कि आज भूख से मरेंगे, तो वजीर आजम से ना पूछें। ये कहें कि सन 73 में 1970 भुट्टो साहब थे तो उस वक्त भी हमारी मईशत बड़ी खराब थी और भूख से लोग मर रहे थे, तो सब बराबर हो जाएगा और फिर खुशी खुशी आगे चलना शुरू करते हैं। ये 2020 है, 2020 में इमरान खान हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है, उनसे सवाल बनता है। ये डाइल्यूट करें एंड लेट हिम आंसर ना, लेट हिम आंसर एंड लेट हिम टेल कि व्हाई डिड ही कम, लेट हिम व्हाई। और दूसरी बात ये है, अभी तो उस ट्रेजेडी की ओनरशिप की तो बात ही नहीं हो रही कि वो हुआ कैसे, क्यों रिस्पॉन्सिबल है। सारी इंतजामिया उनके हाथ में, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके हाथ में। उन्होंने बांटने की बात की थी ना, ये कहा था कि जी अगर मैं जहां भी फेल होऊंगा, और मैं तो हर रोज फेल होता हूँ, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, गुर्बत हो, महंगाई हो, तो वो फिर मुवाजना कर लिया। अगर महंगाई बहुत है 1973 में बहुत महंगाई हुई थी इससे ज्यादा, अगर गुर्बत बहुत है तो 1947 में इससे ज्यादा गुर्बत, अगर बेरोजगारी बहुत है तो 1986 में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा बेरोजगारी थी, और सब बराबर हो गया। एंड देयरफॉर इट इज जुबैर साहब अगर हिस्ट्रीज की तरफ जाया जाए तो फिर तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन आपके इस जवाब के अंदर से एक बात के ऊपर तो मोहर तस्दीक सब तो हो गई है, और वो ये कि लीडर वही होता है जो सियासत में होता है, और लवाहिकीन से हमदर्दी तभी जाकर की जाती है जब आप सियासत में होते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर सियासत में हैं तो वो लीडर हैं, और तभी वो जाएंगी सानिया मर्ज के लवाहिकीन से मिलने के लिए। और दूसरी बात ये कि जहां तक आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब सियासत में है, तो सियासत में तो वो अब भी नहीं है। कहां है वो? एमएनए तो नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने किसको नाअहल करार दिया हुआ है, तो सियासत में तो वो अब भी नहीं है। तो फिर अब वो सियासत करने क्यों गई थी जुबैर साहब? सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आप कौम के एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कौम का तबका आपकी तरफ भी देखता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं क्यों गया था? मैं तो मॉडल टाउन के वक्त नहीं गया था, मैं अब क्यों गया था मरियम नवाज के साथ? इसलिए कि हमारे से लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वी आर अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, और हम करोड़ों लोग हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक रोल प्ले करें। मुझे नहीं पता कि हमने हमारे रोल की वजह से ये रिजल्ट हुआ, या कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि जी देखिए हमने ये किया था, इस वजह से वजीर आजम आए हैं। मैं उसकी तो मैंने शुरू में ही आपको बात की थी, बट अच्छी बात है, क्रेडिट तो नहीं ले रहे कम से कम। चाहे वो किसी मुल्क में भी हो, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मैं क्यों बोलता हूँ, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, चाहे वो जमात इस्लामी के लीडर भी पहुंचे थे ना, उनका फर्ज बनता है, हम सबका फर्ज बनता है। हम कहते हैं कि हम कौम के मज़ाह हैं, हम कौम के जितने भी दुख दर्द हैं उनको बांटेंगे। फिर जब बांटने का वक्त आता है तो फिर हमें करना पड़ता है ना, चाहे हमारी ख्वाहिश हो, चाहे हमारी ख्वाहिश गलती। आपको इजहार हर एक का करने का, आप एंकर हैं, आपका इजहार करने का डिफरेंट तरीका होगा। आपसे आम आदमी से ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज अगर आप कोई म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर देंगे तो लोग परेशान होंगे ना, भाई आप क्या कर रहे हैं। हमारा एक मेजर रोल है, वी आर मरियम नवाज से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड मरियम नवाज ने बावजूद इसके कि हमें कंसिस्टेंटली मना किया जा रहा था कि वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं है, बावजूद इसके हमने फैसला किया कि नहीं हम जाएंगे। सर बात सारी एक्सपेक्टेशंस की है, और अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो फिर तो बहुत बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जब अपनी पार्टीज के अंदर जमहूरियत ना हो, डिक्टेटरशिप ज्यादा हो, तो उसके ऊपर सवाल बनता है। कमल शौजब साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनके पास जाने से पहले सिर्फ एक सवाल सरदार खोसा साहब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर है कि अपोजिशन है तो अपोजिशन से पूछना बनता है। खोसा साहब ये फरमाइएगा, ये जो ब्लैकआउट हुआ है, ये ब्लैकआउट एक नॉर्मल ब्लैकआउट था, या आपको लगता है कि ये भी किसी नाअहली का शाखसाना है? खोसा साहब देखिए, ये मैं समझता हूँ इंतहाई इस हुकूमत की लापरवाही और नाअहली मुतसव्वर कीजिएगा कि इन्हें ये नहीं पता है कि जो अगर आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन फ्लिप की है, इसके 3 फेजेस होते हैं। जाहिर है कि एक तो प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन हो गई, और फिर तीसरा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको
तीनों चीजों पे जाहिर है कि विजिलेंट होना पड़ता है, और वो विजिलेंस जो है वो एक तसलसल से होती है जी। इतना बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पूरे के पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो जाए। तो ये आप अंदाजा करें कि ये इन्हीं को तुर्रा इम्तियाज है, और इनको एक ये तुर्रा इम्तियाज नहीं है जो काम हिंदुस्तान 73 साल में ना कर पाया, वो भी इनको तुर्रा इम्तियाज है कि उसने मर्ज कर लिया ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को, वो भी इन्हीं को है। और उस पर रिएक्शन जो कुछ इन्होंने किया है कोई ऐसा खातिर खा नहीं। अब इसमें ये कहते हैं कि जी अभी तो हम कमेटी बिठाएंगे, वो कमेटी बताएगी कि उसका क्या हुआ है, क्योंकि किस तरह जो है सरबेला में वो ट्रिप किया है उसने, और उसके बाद जब ट्रिप हुई है ट्रांसमिशन लाइन, तो उससे जो है वो ऑटोमेटिकली एक एक करके सारे ये बंद होना शुरू हो गए हैं, और पावर जनरेशन भी खत्म, रुक गई, ट्रांसमिशन लाइन जो है वो मुनक़ते हो गई। उससे जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो आगे जो तरसील होनी थी वो कंज्यूमर को, वो सारी की सारी पाकिस्तान की बैयत जुम्बिश कलम सेकंड्स में वो टोटल जो है खत्म हो गया और ब्लैकआउट हो गया सारा मुल्क। और सारे मुल्क को आप अंदाजा करें कि उनका क्या हुआ होगा जो बेचारे वेंटिलेटर्स पर होंगे, जहाँ जो है ये इनबिल्ट स्विच ऑन नहीं होता, या जो ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त होंगे, और उनका सारा ब्लैकआउट हो गया, और जिनकी जनरेशन जो है इनबिल्ट उनका अपना मैकेनिज्म सिस्टम वो इस लायक नहीं था कि वो टेक ऑन कर जाता, वो तो राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।